एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बिल्कुल आस्था, देखिए जैसे ही बजट पेश हो गया है और जैसा हम शुरुआत से कह रहे थे कि उम्मीदों वाला बजट कैसा होगा, लेकिन फिलहाल अगर शेयर मार्केट की बात कर लें तो उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। शेयर बाजार में 1495 अंकों का उछाल आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। 1495 अंकों का जो उछाल है वो शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। यानी जो बजट पेश किया गया है, कहीं ना कहीं उसका स्वागत बाजार जरूर कर रहा है, मार्केट जरूर कर रहा है। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल आया है और कितने अंकों का आया ये भी बता दें, 1495 अंकों का उछाल शेयर बाजार में आया है। तो ये बजट अब पेश हो गया है। तकरीबन 2 घंटे का जो बजट भाषण था वो रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिसमें कई सारे बड़े ऐलान जरूर किए गए। और इसके बाद जो सबसे पहला उसका असर देखने को मिलता है वो बाजार पर मिलता है, शेयर मार्केट पर मिलता है। और अभी जो असर देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। शेयर बाजार में 1495 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी शेयर मार्केट तो फिलहाल कम से कम इस बजट का स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। 1495 अंकों का ये उछाल शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बजट पेश हो चुका है। बजट की बहुत सारी बड़ी बातें रही हैं जो एक एक कर एबीपी गंगा पर आप देखेंगे, हम आपको बताएंगे। इस बजट के मायने भी आपको बताएंगे, सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ब्रेकिंग सेंटर से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बजट के बाद शेयर बाजार में उछाल आया है। शेयर बाजार में 1495 अंकों का उछाल आया है। आस्था। बिल्कुल प्राची, और प्री ओपनिंग मतलब बजट भाषण से पहले का जो आंकड़ा था, बीएसई जो था वो 400 पॉइंट्स ऊपर गया था और तभी से ये कहा जा रहा था कि उम्मीद बहुत है। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रांत ज्वाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन जी, 1495 अंकों का उछाल बजट के तुरंत बाद स्वागत कर रहा है बाजार? बाजार निश्चित रूप से स्वागत कर रहा है और उसकी वजह यह है कि 3-4 चीज़ों का डर बाजार को था। एक तो वेल्थ टैक्स किसी तरह से वापस होगा वो जी। फिर बाजार का ग्रोथ और इकोनॉमी के ग्रोथ में जो डिस्पैरिटी बहुत साफ दिख रही है कि बाजार बहुत तेज बढ़ रहा है, तो बाजार की कमाई पे टैक्स लगाने की बात थी। वो चर्चा अंदर अंदर बहुत तेज थी कि बाजार की कमाई पे किसी किस्म का, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि जो डीडीटी है उसको और डिविडेंड अनाउंस होने के बाद टैक्स लेने की बात कही गई, बीच में टैक्स लेने का पूरा रास्ता खत्म कर दिया। और तीसरी चीज़ बड़ी थी वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स पे। पहले ये था कि उसके ओरिजिन को कहीं बताना पड़ेगा, उसकी कोई चर्चा बजट में नहीं हुई है। और मेरे ख्याल से बुलियन भी अगर नीचे जाता है सोना गिरने से, तो बुलियन और शेयर बाजार का जो रिश्ता है वो भी शेयर बाजार को ऊपर करता है। जब बुलियन नीचे जाएगा तो शेयर बाजार ऊपर आएगा। तो जनरल इकोनॉमी के लिए खुशखबरी हो ना हो, बाजार के लिए अगर ये 4 खुशखबरी मिल गई इस बजट से, तो बाजार का उछलना बहुत नेचुरल था। बाजार डर के मारे 400 पॉइंट गिरा हुआ था। 50,000 छूटने के बाद से बाजार 46,000 पे आ गया था, क्योंकि उसको ये 4 चीज़ों की चर्चा जहाँ तहाँ से मिल रही थी। और ये चारों फ्रंट पे बजट ने उसको एश्योर किया कि उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, वो मज़े से अपना काम करे, और वो कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 1495 पॉइंट का उछाल जैसे ही बजट का भाषण खत्म हुआ, स्वागत किया है बाजार ने इस बजट का। विक्रांत ज्वाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी बताइएगा, आप एग्रीकल्चर को लेकर बात कर रहे थे, किसानों को लेकर बात कर रहे थे, तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट मिली? क्योंकि ये किसान आंदोलन या एग्रीकल्चर का मुद्दा सेंटर स्टेज पर है पूरे देश में, क्योंकि आंदोलन चल रहा है हर तरफ। तो इस बजट से बहुत लोगों को आशा थी, उम्मीद थी। मैंने वित्त मंत्री को सुना, वो कह रही थी हाँ। कि रिकॉर्ड खरीद की हमने। गांव में असर क्यों नहीं दिखाई देता है? जब आप रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं तो ये किसान यहाँ क्यों बैठ गए आके? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये किसान, लेकिन उसके तो ऑफिशियल आंकड़े भी रखे गए ना पार्लियामेंट में। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो रिकॉर्ड खरीद जो है उसके, हम लोग अभी ऑफलाइन बात भी कर रहे थे कि वो रिकॉर्ड खरीद का जो सिस्टम है, सरकार उसे बनाने पे बात करे। सरकार जो अपने सिस्टम्स हैं उनको फॉलो करने पे बात करे। सरकार आंकड़ा दिखा देती है पर जमीन पे वो काम नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जैसे ट्यूबवेल का बिल, मैं एक किसान हूँ, मेरा ट्यूबवेल का जो पर मंथ का बिल आता था वो 100 रुपये किलोवाट था। तो करीब करीब हम लोग अब 10 किलोवाट फिक्स कर दिया, उन्होंने पहले 750 करते थे, तो मेरा 750 रुपये महीना बिल आता था ट्यूबवेल का। अब मेरा ट्यूबवेल का बिल वो जो मैं पे कर रहा था 10,000 रुपये साल, अब वो 24,000 रुपये साल हो गया है। तो कहाँ पर इकोनॉमी इतना ग्रो कर गई, या इतना प्रॉब्लम आपको है कि किसान से आप सारे पैसे वसूल करना चाहते हैं? मेरा जो घर का बिल है, मेरे गांव में आप कभी आइए घूमने,
तो मेरा जो घर का बिल है जो 200 रुपये महीना था वो अब 1800 रुपये महीना हो गया। अब अगर आप 25 बीघा के किसान की आमदनी का अंदाजा लगाएंगे, 5000 रुपये बीघा से उसको जोड़ लीजिए, तो वो कैसे ये सारे पेमेंट्स करेगा? और वित्त मंत्री को कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी चाहिए भाई, आप बड़े बड़े तो कुल मिलाकर जो देते खर्चे हैं किसानों के वो बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से बचत है नहीं, तो उसकी उम्मीदें थी कि यहाँ कुछ राहत मिले। विश्लेषण सेंटर का रुख हम करते हैं। राजेंद्र देव मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, उनके साथ पैनल भी मौजूद है। राजेंद्र, चर्चा कीजिए कि किस सेक्टर को क्या मिला, क्या कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए कि किसको क्या मिला और किसको क्या मिलना था, अपेक्षा थी वो नहीं मिल पाया, और किसको अपेक्षा से ज़्यादा मिल गया, इसके लिए हमारे साथ हैं कुमारदीप जी, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हैं मुकेश जैन जी, सीए हैं। हमें टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएंगे, वैसे तो कुछ चेंज हुआ नहीं उसमें, लेकिन पहले मैं पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ। जो मोटे मोटे तौर पर इस बजट से अपेक्षा थी कुमारदीप जी, आपके हिसाब से वो चीज़ें पूरी हुई हैं? 3 चीज़ें जो सुबह से मैं बात भी कर रहा था आज। जो पहली बात है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो निवेश है, भारत की जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक निवेश करने की बात कही गई थी और जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक वैश्विक महामारी से अभी भारत गुजरा है या गुजर भी रहा है, और अगर देश की अगर हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करना है तो आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लिहाजा हेल्थ का जो बजट है और या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है उसको 137% बढ़ा दिया गया है, जो तकरीबन 90 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास था, वो 2.25 लाख करोड़ के आसपास के आंकड़े के पास पहुंच गया है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप देखें जो उसी से जुड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन 5 राज्यों में आप देखें कि सड़कें किस तरह से पहुंच रही है, सड़कों के साथ कैसे निवेश पहुंच रहा है और उससे जुड़े हुए रोजगार कैसे पहुंच रहे हैं, ये एक आंकड़ा ध्यान देने लायक है। तीसरा है कैपिटल और एसेट मोनेटाइजेशन का, कि भारत सरकार के पास, भारत सरकार की कंपनियों के पास जो बहुत सारे ऐसे ज़मीन पड़ी हुई है या बहुत सारे ऐसे एसेट्स पड़े हुए हैं जिनको मोनेटाइज करके भारत सरकार आय कर सकती है बिना करदाताओं पर बोझ डाले हुए, उसकी बात कही गई है। चौथा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, जो भारत या सरकार खर्च करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, उसको बढ़ोतरी की बात की गई है। तो ये 4 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। साथ में करदाताओं के लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा करदाता इस देश में नहीं है, तकरीबन 1.5 से 2% कुल जनसंख्या के लोग डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो करदाताओं के लिए कोई नया स्लैब नहीं बताया गया है। मुकेश जी से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों है मुकेश जी, कोई टैक्स स्लैब में चेंज क्यों नहीं किया, कुछ भी क्यों नहीं किया, सिर्फ 75 साल से ऊपर के लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया है? वो भी सिर्फ उनको एग्जम्प्ट किया गया है जिसकी सिर्फ आय या तो पेंशन से थी या इंटरेस्ट से थी। अगर इसके अलावा और कोई आया तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, नाम तो बता दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि अगर 75 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है और उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि उसकी पेंशन इनकम प्लस उसकी इंटरेस्ट इनकम, इसके अलावा अगर उसकी कोई एक छोटी सी 1 रुपए की भी इनकम है तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जी जी जी। तो इसलिए उनको सिर्फ ये छूट है, और उसमें भी लायबिलिटी अगर आप देखेंगे तो बैंक्स के ऊपर कास्ट कर दी गई है, क्योंकि पेंशन भी बैंक पे करती है और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बैंक पे करता है। अगर बैंक ने उसका TDS नहीं काटा या बैंक ने उसका नहीं काटा तो वो डिफॉल्ट बैंक के ऊपर आ जाएगा। ठीक, वो जिम्मेदारी भी बैंक की, वो जिम्मेदारी भी बैंक की। ठीक है, वापस चलते हैं। आस्था, आपने देखा ये है विश्लेषण इन 2 बड़ी बातों पर। आस्था जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र। तो यहाँ पर सभी ये कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, प्रदेश के अंदर अलग अलग शहरों में लोग इसे कैसे ले रहे हैं, उस पर बातचीत के लिए हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करेंगे, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से हैं, इसके अलावा मोहम्मद मोइन प्रयागराज से, नितिश पांडे वाराणसी, तो साथ ही बलराम पांडे हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रुख शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हुई थी तो काफी सारे स्टूडेंट्स आपके साथ थे, कुछ प्रोफेशनल थे, कुछ सर्विस क्लास लोग आपके साथ थे। आप बजट उन्होंने सुन लिया है, क्या कहना है उनका?
आस्था, इस समय हमारे साथ में व्यापारी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, फिक्की के लोग हैं, उद्योगपति मौजूद हैं। अब सीधे उनसे बात करेंगे, क्योंकि सैलरीड क्लास की अगर बात करते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा उम्मीदों के अनुसार तो नहीं दिखा फिलहाल, लेकिन व्यापारी इस बजट को किस तरह देखते हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी मौजूद हैं। संजय जी, आप बताएं, जो बजट था आप लोग पूरा देख रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, क्या पाया आप? देखिए, आज के बजट से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि कोविड-19 के चलते व्यापारियों की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि देश के व्यापारियों के लिए और ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें होगा। ई कॉमर्स की कोई पॉलिसी आज घोषित की जाएगी, ऐसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने समय समय पर वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को हम लोगों ने पत्र भी भेजे थे, कंसल्टेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से पत्र भेजे थे। और क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को लेकर के भारत का जो परंपरागत व्यापारी है वो बहुत परेशान था, तो हमको लग रहा था कि आज ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी आएगी, लेकिन कोई पॉलिसी की घोषणा नहीं हुई। जीएसटी में भी कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए, व्यापारियों के लोन के लिए भी कोई बड़ी व्यवस्था नहीं की गई, ना ही क्या कहते हैं व्यापारियों के कुछ पेनाल्टीज वगैरह माफ करने की बात की गई, ना एनपीए के संदर्भ में कुछ कहा गया। कुल मिलाकर के बैंकों को लेकर के और व्यापार को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति कोई नहीं दिखाई दी। जो एक सामान्य बजट था, बल्कि उत्साहजनक नहीं था बजट। यानी उम्मीदों पे खरा उतरा नहीं आपके। आप अपना परिचय दें। मैं अनूप सिंह, सोमल सिंह फोटो प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। ये बताएं सर कि आप उद्योगपति हैं, बजट जो है वो कैसे आप देख रहे हैं? उद्योगों को कितनी गति मिलेगी आपको? उद्योगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फिलहाल इस बजट में कुछ नहीं दिया गया, लेकिन कुछ एक इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट ने अच्छे सेक्टर्स रिफॉर्म किए हैं। एफडीआई बीमा सेक्टर में दिया है, तो उससे आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा आएगी, जिससे लोगों को सस्ते बीमे का लाभ भी मिल सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। हमारे साथ आस्था इस समय फिक्की के भी पदाधिकारी जुड़े हैं, जो उद्योगपति भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना परिचय दें पहले। मैं लक्ष्मीकांत झुंझुनवाला, पास प्रेसिडेंट फिक्की। सर, ये बताएं, आप उद्योगपति हैं, उद्योगों को कितनी गति मिलेगी इस बजट से? उद्योगों के लिए बहुत गति की हमको उम्मीद नहीं है। उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा गति की उम्मीद नहीं है। टेक्सटाइल में कुछ फिलिप मिलेगा, बाकी और इंडस्ट्री के लिए इन्होंने कुछ नई चीज़ नहीं की है। बहुत सारे जो उद्योग बंद हो चुके हैं उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। उम्मीद ये थी कि उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन उनके लिए भी कुछ किया नहीं है। मिला क्या आपको? ये तो बात हुई कि शैलेश, कुल मिलाकर जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें एक तरह से कहा जाए तो निराशा हाथ लगी है। उनको लग रहा था कि जो कुछ छोटे उद्योग या छोटे व्यापारी, उनके लिए कुछ नई घोषणा हो सकती है, उनको रिवाइव करने के लिए कोई प्लान, कोई विजन दिख सकता है, तो ऐसा नहीं हुआ। रुक अब वाराणसी का नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी में क्या कह रहे हैं नीतीश लोग? आस्था, सीधा लोगों के पास ही चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सीए मौजूद हैं और इसके साथ ही व्यापारी मौजूद हैं और काशी की आम जनता भी मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानेंगे, ये बजट उम्मीदें कैसी, उतरा कैसा? देखिए, बजट तो एक बड़ा निराशाजनक रहा। इसमें बजट में रेवेन्यू बढ़ाने के सारे उपाय किए गए हैं, मगर व्यापारियों के हित में कोई भी कार्य नहीं किए गए हैं। कहीं कहीं कुछ सुविधाएं दी गई है, मगर सुविधा डायरेक्ट व्यापारियों पर लागू नहीं होगी। किस तरह की सुविधाएं उम्मीद की थी आपने कि इस बार मिलेगा, जो पिछली बार नहीं मिल सका? किस तरह? देखिए, इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ने थे, जीएसटी में छूट मिलनी थी, वो सब कुछ भी नहीं हुआ इस बजट में। व्यापारी तो यही चाहता है ना। आप बताइए, कितने उम्मीदों पर खरा ये बजट जो है खरा उतरा? ये बजट बहुत निराशाजनक बजट है। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं किया इस बजट में। इस बजट में व्यापारियों को सोचा था कि काफ़ी छूट मिलेगी, उल्टे उन्होंने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी बढ़ा दी है। इससे काफ़ी कुछ सेक्टर में, खासतौर से ज्वेलरी सेक्टर में जो ज्वेलर्स को काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। स्मगलिंग इससे बढ़ेगी निश्चय ही, और सही काम करने वालों को काफ़ी दिक्कत आएगी। तो व्यापारी कहीं ना कहीं निराश नज़र आ रहे हैं। बग्गा जी, आप बताइए, क्या लगा आपको, निराशाजनक या आशावादी? पूरा बजट निराशाजनक है। व्यापारियों का कोई लाभ इसमें नहीं है, न कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिससे कुटीर उद्योग या मध्यम वर्गीय या एमएसएमई को आगे पनपने में कोई रास्ता बने। सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और मिडिल क्लास की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। आप बताइए। जो आशाजनक बजट आने का उम्मीद था, एकदम निराशाजनक बजट आया। कुटीर उद्यमी बहुत व्यापार जगत के लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक है। व्यापारियों, आप बताइए, कितनी उम्मीदें थी और क्या निकल के आया? देखिए, मध्यम वर्ग की जो व्यापारी हैं
उन लोगों के लिए हमें तो नहीं लग रहा है कि इस बजट में कुछ भी अच्छा ऐसा दिया गया है जिससे कि हम लोग को राहत मिल सके। कारण ये है कि जो कोविड काल हम लोगों ने झेला है तो इसमें मध्यम वर्गीय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए कोई राहत नहीं है। सर, किसानों के लिए और अगर बात करें तो जो अन्य जो यहाँ के कहते पहचान है, जैसे यहाँ के जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योगों में जो हस्तशिल्प है, उसको लेकर तो क्या लग रहा है, उन उम्मीदों पर खरा उतरा है? अभी देखिए बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी सब ये बातें हैं। अब वास्तविक धरातल पे क्या आएगा ये दिखने की बात पता। आप बताइए क्या लग रहा है? जी सबसे बढ़िया व्यापारियों के लिए यह हुआ है कि ऑडिट जो 5 करोड़ पर होता था अब वो 10 करोड़ की छूट मिल गई है। ये सबसे दी बेस्ट चीज़ है जी। आप मतलब उम्मीदें थी इस तरह? उम्मीद थी और बहुत अच्छा उम्मीद पर खरा उतरा है सरकार। आप बताइए। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मिला जुला है, ना ही बहुत अच्छा कह सकते हैं ना ही बहुत खराब। मिला जुला बजट है। कुछ और भी लोग हैं आप? जी हाँ नितेश, कुछ लोग इसको मिला जुला मान रहे हैं, लेकिन जो मझले कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, उनको काफी निराशा हाथ लगी है। आगे हमारे संवाददाताओं से चर्चा करें, लेकिन बजट की 10 बड़ी बातें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लोर से सीधा समझिए ये ग्राफिक्स, खासतौर पर आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बजट की 10 बड़ी बातें। चुनावी राज्यों को सड़कों का तोहफा मिला है, यह अहम बात इस बजट से निकलकर सामने आई। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में सड़कों पर खासा ध्यान दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में। केरल में 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर का 600 किलोमीटर भी इसमें शामिल है। अगले 3 साल के अंदर नेशनल हाईवेज पर 34,000 करोड़ का खर्च करेगी सरकार। अगले साल 8,500 किलोमीटर सड़क के काम के लिए प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे। अभी 19,000 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है और इसको बढ़ाया जाएगा। 3.3 लाख करोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खर्च अब तक किए गए हैं, ये ब्यौरा वित्त मंत्री ने दिया है। अभी 8,000 किलोमीटर सड़क बनी है, 13,000 किलोमीटर और सड़क बनाई जाएगी। चुनावी राज्यों को सड़कों का तोहफा दिया गया है, मतलब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं या फिर आने वाले समय में पार्टी साधना चाहती है उन राज्यों को, उन पर खास फोकस देखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। The proposals in Pate will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. तो युवाओं को लेकर क्या कुछ कहा वित्त मंत्री ने, उनके लिए बातें कही कि अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन कैसे हो, क्या हो, शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा, उस पर हम आगे जाएंगे। लेकिन फिलहाल बलराम पांडे का रुख कर रहे, मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ किसान मौजूद हैं। बलराम, पूछिए, किसानों की जो उम्मीदें थी, क्या ये बजट उन्होंने सुना पूरी तरह और क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? अब बिल्कुल आस्था, अगर हम बात करें इस बजट की तो किसानों को इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है। जैसे कि जो लघु सिंचाई है उसके बजट में 5,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अगर हम गेहूं की खरीद की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही 7 सालों में जो धान की खरीद है वो 2 गुना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की आय दूनी करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और उसको लेकर के उन्होंने प्लानिंग भी बताई। लेकिन जो हमारे साथ किसान हैं उन्हें यह बजट कैसा लगा, इस बजट को लेकर के किसानों का क्या कहना है, उन्हीं से हम जान लेते हैं क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के और ये बजट किसानों के हित में किस तरीके का रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती के बारे में कुछ नहीं करा गया, ना तो उसमें रेट बढ़ाने गया 4 साल से, इस साल का भी अभी पता नहीं है कुछ भी, और ना ही पेमेंट का कोई भी व्यवस्था दी गई है उसमें। किसान अगर एक कट्टा भी यूरिया सोसाइटी से, गन्ना सोसाइटी से लेता है तो उसी दिन से उस पर ब्याज लागू हो जाता है। किसान को 2-2 साल तक ना तो ब्याज मिलता ना भुगतान मिलता, जबकि किसान उस बैंकों को ब्याज देता है, महाजनों को ब्याज देता है, अपने काम जो भी करेगा कर्ज लेकर करता है, उससे 1.5 गुना रेट में बढ़िया के यहाँ से सामान खरीदेगा वो मिलेगा, क्योंकि उसे पहला पेमेंट नहीं करा हुआ होता, मन मर्जी के रेट लगा हुआ है बढ़िया उससे। तो सब जगह लूट है, कैसे दुगुनी आमदनी हो जाएगी बिना भुगतान के। आप बताइए, आय दूनी का एक ही तरीका है केवल, चूँकि इससे तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ मिला नहीं। गन्ने की खेती है, हम गन्ना डाल देते हैं,
0-0 लिखते हैं, उस पर भाव भी तय नहीं कर रहे हैं। 4 साल से एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि सरकारी नौकरों को भी 10% प्रतिवर्ष बढ़ता है, हमारा 5 पैसे भी नहीं बढ़ा। और हम बैंक से लोन लेते हैं, उस पर तुरंत ब्याज चालू हो जा। हम अपना गन्ना डालते हैं फैक्ट्रियों में, योगी जी ने भी कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किए थे कि 14 दिन के बाद में जो है तुम्हें वो ब्याज मिलेगा। एक नया पैसा ब्याज तो अलग रहा, 2-2 साल का भुगतान रुका पड़ा है। तो हम तो ये समझते हैं अगर हमारी मेहनत, हम सुबह उठते हैं सवेरे खेत में जाएं, हमारी मेहनत का हमें ही दे दिया जा तो हम खुशहाल होंगे, वरना रोज़ आत्महत्या होते रहेंगे। और हम गरीबी की रेखा से भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, प्राइमरी स्कूलों में सरकारी में पढ़ा रहे हैं, जो CBSE में पढ़ा रहा है एक चपड़ासी भी अपने बच्चे ने। तो समस्याओं की फहरिस्त काफी लंबी है और आज वित्त मंत्री को सुनने के बाद अपने लिए कोई उम्मीद फिलहाल इन लोगों ने नहीं देखी है जो आपके साथ मौजूद हैं। बलराम, आप बने रहिए, आगे भी हम चर्चा करेंगे, अपने संवाददाता के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं। हमारी सहयोगी प्राची हमारे साथ है। प्राची, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आस्था, हम दिखा तो रहे हैं कि आम लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को, लेकिन साथ ही साथ अब इस पर रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, लिखा है, इन्होंने अभिनंदन किया है, अंत्योदय की भावना को साकार करता वर्तमान आम बजट अभिनंदन योग्य, इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सर्वज्ञ विकास होगा, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो अब सीएम ने ट्वीट करके इसे स्वागत योग्य बताया है और स्वागत किया है, अच्छा बताया है इस बजट को। हालांकि जो हम बात कर रहे हैं व्यापारियों से, किसानों से, उनकी उम्मीदों पर फिलहाल ये बजट अभी तक खरा उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आस्था, बिल्कुल प्राची, सीएम योगी ने ट्वीट करके किस तरह का रिएक्शन दिया है, अंत्योदय बताया। 2021 का पहला बजट, इस दशक का पहला बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और उस बजट के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में इतने अच्छे बजट की किसी को उम्मीद नहीं थी, उम्मीदों से बढ़कर बजट पेश किया गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कहना है राजनाथ सिंह। का जो बजट पेश किया गया है वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है, क्योंकि कोरोना इस महामारी के बावजूद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश हो, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है।